गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने हमारा टॉपिक कंप्लीट किया था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड इक्वेशन, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया का जो समाकलित समीकरण है वो मैंने आपको बताया था। मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर होता है, एक उदाहरण के साथ वो बताया था। स्यूडो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शंस, यानी कि आभासीय एकाणुक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। लास्ट पॉइंट जो मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा था दैट वाज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि जो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, और उससे भी पहले कि आखिर ये शून्य कोटि अभिक्रिया होती क्या है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसकी कोटि शून्य होती है, जिसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो होती है, क्योंकि ऐसी रिएक्शंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि जो हमारी अभिक्रिया की जो वेग होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। और ये हम लोगों ने इस तरह से कुछ प्रूफ किया था। एंड लास्ट में हमारी जो इक्वेशन बनी थी जाकर दैट वाज x इज इक्वल टू के टी, या x अपॉन टी इज इक्वल टू क्या, यानी रेट जो था वो कांस्टेंट निकल के आया था। रेट कांस्टेंट होने का मतलब है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग रहता है वो हमेशा स्थिर रहता है, मतलब थ्रू आउट द रिएक्शन, पूरी रिएक्शन में जो रेट है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, चाहे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज करें, क्योंकि रेट लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। पर यहाँ शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होगा, तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी। अब पढ़ लेते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि ऑन ग्राफ आरेख बनाते समय जितनी भी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं वो इस समीकरण का पालन करती हैं, x इज इक्वल टू के टी, यानी कि टाइम के साथ साथ अगर आप कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है वो बनाएंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, वो सेम रहेगा। सेकेंड, कंसंट्रेशन इन टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। कंसंट्रेशन और टाइम, यानी कि समय और सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ साथ, उसका अगर आप आरेख बनाएंगे तो आपको एक सरल सीधी रेखा मिलेगी, स्ट्रेट सिंपल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ता तो या तो जो लाइन है वो इंक्रीज होती, डिक्रीज होती, फ्लक्चुएट होती, उसमें कुछ अंतर आता, बट यहाँ तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इस वजह से वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। थर्ड, रेट विल ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि वेग जो है वो हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, ये मैंने अभी इक्वेशन में आपको बता दिया। फोर्थ, जो आपको कैरेक्टरिस्टिक वहां लिखनी है वो लिखनी है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग की इकाई क्या होगी, तो मैंने जब वेग पढ़ाया था, उसकी इकाई पढ़ाई थी, तो मैंने ये पॉइंट बताया है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी तरह की रिएक्शन क्यों ना हो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है, यानी अभिक्रिया के वेग की जो इकाई होती है वो हमेशा सेम रहती है और होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आती कहाँ से, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन टी होता है। यहाँ पर x क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, t क्या होता है, टाइम होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला तो हमेशा यही रहने वाला है, वेग का जो सूत्र है वो यही रहने वाला है। तो x यहाँ पर कंसंट्रेशन है, उसकी इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स, और टाइम यहाँ पर समय जो कि होती है इकाई सेकेंड, ऊपर जाके सेकेंड इनवर्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या आ गई, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ के की। तो यहाँ पर ये जो के है, के को हम लोग वेग स्थिरांक कहते हैं, इसकी इकाई, तो इसकी आपने जब जनरल यूनिट पढ़ी थी तो कुछ इस तरह से निकल के आई थी, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। जिनको नहीं याद है वो पुराने वीडियोस उठाकर देख लें, अभी 2 दिन पहले का ही वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई है, तो उसमें आपको ये चीज़ दिखेगी, मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ये होती है इसकी जनरल यूनिट। यहाँ पर n की जगह पर अगर आप अभिक्रिया की कोटि रखेंगे, n जो है अभिक्रिया की कोटि को दर्शाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रखेंगे यहाँ पर, तो आपको उस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट मिल जाएगी। जैसे अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, शून्य कोटि अभिक्रिया की, तो क्या होती है, n की जगह पर आप जीरो रख दीजिए, 1 माइनस जीरो कितना आएगा, 1,
n-1 में 0-1 कितना आएगा -1 और सेकेंड इनवर्स तो है ही। तो K की यूनिट शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या हो गई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और अगर इतना तामझाम नहीं करना है तो सिंपल आप ये देखिए कि जो x/t है जो कि हमारा रेट होता है वो K के क्या इक्वल है। जब रेट K के इक्वल है तो जो K की यूनिट है वो भी रेट के क्या होगी इक्वल होगी। और इसी वजह से यहाँ पर रेट की यूनिट क्या आई थी वो तो फिक्स रहती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और K की यूनिट भी क्या आ गई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर किसी को ये पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। देन इसके बाद फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी खूब पूछे जाते हैं। हाफ लाइफ पीरियड यानी अर्ध आयुकाल। व्हाट इज दिस हाफ लाइफ पीरियड? अर्ध आयुकाल का मतलब क्या होता है? अर्ध आयु का मतलब अगर हम अपनी लाइफ से रिलेट करें तो आधी आयु यानी कि हाफ एज। यहाँ रिएक्शन की हाफ एज का मतलब क्या होगा? रिएक्शन होती है जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्टेंट की स्टार्टिंग में कुछ कंसंट्रेशन लेते हैं, तो हाफ लाइफ पीरियड जो होता है ये उस समय को प्रदर्शित करता है जब हमारे अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता थी वो आधी रह जाए, यानी when the initial concentration become half of the reactant then the time taken is called half life period। और अगर सिंपल वे में अगर आपको डेफिनेशन लिखनी तो सिर्फ इतना लिख सकते हैं, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में जो समय लगेगा वही उसका अर्ध आयुकाल होता है। एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे फॉर सपोज की कोई एक रिएक्टेंट ए है, उसकी आपने जो कंसंट्रेशन ली वो 10 मोल ली, 10 मोल पर लीटर उसकी कंसंट्रेशन है, सांद्रता 10 मोल प्रति लीटर है, तो आपने रिएक्शन स्टार्ट करी। तो जब इस अभिकारक की सांद्रता घट करके 5 मोल प्रति लीटर रह जाए, जो कंसंट्रेशन है 5 मोल पर लीटर रह जाए, तो इसमें जितना टाइम लगेगा वही उस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड होगा। तो वो बस हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, आप अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख सकते हैं, बाकी नोट्स भी आपको सेंड किए जाएंगे तो उसमें से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसके लिए फॉर्मूला अगर हमें बनाना हो हाफ लाइफ पीरियड के लिए तो देखिए क्या बनेगा। तो उसके लिए मैं पहले आपको ये इक्वेशन फिर से याद दिला देता हूँ कि जब टी टाइम हमारा 0 था तो ए जो कि रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता हमने कितनी ली थी? ए मोल पर लीटर ली थी, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी वो ए थी। तो जब रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो जाएगी तो ए की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी बचेगी? वो बचेगी A/2, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? A/2 के इक्वल होगी। आधा कंप्लीट हो चुकी होगी, आधी बची होगी, तो उस टाइम पीरियड को ही हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड। तो उस कंडीशन में टाइम जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? टी हाफ, उसको टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो ये इक्वेशन ध्यान रखिए कि इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? ए, तो आधी कितनी रह जाएगी? A/2 रह जाएगी। अब चलते हैं अपनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। तो जीरो ऑर्डर जो रिएक्शंस होती हैं उसमें जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू के टी, या आप प्रूव करके आते हो। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या? आपको तो टाइम पीरियड निकालना है ना, तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x/k। अब टाइम कितना है हमारा? टाइम इक्वल है टी हाफ के, और x किसके इक्वल है? A/2 के इक्वल, क्योंकि टी हाफ का मतलब ही होता है कि कंसंट्रेशन कितनी रह जाए? प्रारंभिक सांद्रता की आधी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी तो उसका आधा A/2। अब ये दोनों वैल्यूज जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी? टी हाफ इज इक्वल टू एक्स की जगह पर आ जाएगा A/2 अपॉन में k। जिनको थोड़ी बहुत मैथ्स आती है वो समझ जाएंगे क्या करना है। टी हाफ इज इक्वल टू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगी A/2k। तो ये होता है टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया होती है उसके लिए अर्ध आयुकाल कितना आता है? A/2k। के क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है, अगर आप कांस्टेंट वैल्यू हटा दोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? टी हाफ, कांस्टेंट वैल्यू जब हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाता है और ये हो जाता है A/2, यानी टी हाफ जो है वो A/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन्हें ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसी तरह से आपको फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक भी करने हैं। तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए
समाकलित समीकरण। शून्य कोटि अभिक्रिया में जिस तरह से सॉल्व किया था, आई थिंक बच्चों ने प्रैक्टिस किया होगा तो उन्हें ध्यान होगा, उसी का यूज़ हमें फर्स्ट ऑर्डर में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण। तो एक जो इक्वेशन है वो तो हमारी कॉमन रहने वाली है। ए एक रिएक्टेंट है जो कि बी प्रोडक्ट बनाता है टी 0 पर, यानी कि जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। ए के जो मोल लिए वो ए लिए, स्मॉल ए, इसकी जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। और बी के कितने मोल हैं? 0, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना है। देन आफ्टर टाइम टी, जब रिएक्शन थोड़ी कंप्लीट हुई तो बी के एक्स मोल बने, यानी कि एक्स मोल पर लीटर जो है वो उत्पाद हमारा बन चुका है। तो रिएक्टेंट के कितने बचेंगे? ए माइनस एक्स बचेंगे। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है। देन अब हम इसमें फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। जब प्रोपोर्शनलिटी का आप साइन हटाते हैं तो के जो है वो कांस्टेंट, यहाँ पर रेट कांस्टेंट आ जाता है। तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू ए माइनस एक्स की पावर 1। यहाँ पावर 1 क्यों मैंने शो किया है? पावर 1 यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 को। अगर यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होती, यहाँ पर पावर कितनी आ जाती? 0। बस इसके लिए आपको रेट लॉ याद रखना है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n, जहाँ पर n क्या होता है? n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। बस यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर मैंने k लगा दिया है। तो ये बन गया रेट इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स की पावर 1। और रेट होता क्या है? अगर स्मॉल चेंज की बात करें तो होता है dx अपॉन dt। तो जो फॉर्मूला बन गया हमारा dx अपॉन dt इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स की पावर 1। अब किसी भी चीज़ की पावर 1 का मतलब तो वैल्यू वही सेम रहती है, उसमें कोई चेंज तो होता नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो dx अपॉन, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर हम इसको डिवाइड में ले आए, dx अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू dt, यहाँ पर डिवाइड में तो वो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा k इंटू डी टी। यह आ गई हमारी इक्वेशन। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हुए अब इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ हम यहाँ पर इस इक्वेशन का समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने पर देखिए क्या होगा, dx अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू डी टी है। इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया हमने, x के टर्म में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो k तो क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है उसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, और dt का जो इंटीग्रेशन है कल मैंने बताया था क्या होता है? t हो जाएगा। साथ में यहाँ पर आ जाएगा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। तो ये वाला टर्म तो हो गया के टी प्लस सी। के कांस्टेंट था, dt का इंटीग्रेशन t, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब बात आते हैं इधर का। तो इधर इंटीग्रेशन जब हम करने जाते हैं तो जो 1 अपॉन एक्स होता है, 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है log x। क्या होता है? log x। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 1 अपॉन एक्स नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1 अपॉन ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम a माइनस एक्स को अगर x मान लें और उसके टर्म में अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है log x। तो उसी तरह से यहाँ पर dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log a माइनस एक्स। ये ध्यान रखिएगा, 1 अपॉन एक्स dx 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। तो dx 1 अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log a माइनस एक्स। बस यहाँ पर x के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है तो वो साइन यहाँ पर log के आगे लग जाएगा। तो ये बस ये टर्म जो ये स्टेप है ये आपको याद रखना है। dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस log a माइनस एक्स। कहाँ से आया है? यहाँ से आ रहा है, ध्यान रखिएगा। 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है log x। तो यहाँ पर इस पूरे को अगर x मान के चले तो इसका हो जाएगा log a माइनस एक्स, और क्योंकि x से पहले माइनस का साइन है तो वो यहाँ पर बाहर लग जाएगा। तो ये आ गया माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। इसको इक्वेशन 2 आप मान लीजिए, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर सी की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर इनिशियल जो वैल्यू थी वो रखनी पड़ेगी। इनिशियल वैल्यू कितनी है? t बराबर 0 पर x की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो चलिए यहाँ पर रख दीजिए t इज इक्वल टू, लिख देंगे एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी? माइनस लॉग a माइनस 0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस सी।
भाई t की जगह 0 रख दिया और x की जगह 0 रख दिया, तो ये a माइनस जीरो का मतलब क्या हो जाएगा माइनस लॉग a, क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर k इंटू 0 का मतलब क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या सिर्फ c। तो c की वैल्यू क्या आ गई माइनस लॉग a। ये c की जो वैल्यू है पुट इट इन इक्वेशन 2, जो हमने इक्वेशन 2 मानी थी बस उसी में उठा करके c की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी वी गेट, हमें क्या मिला माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, और c की वैल्यू बस रखनी थी हमें, c की वैल्यू है क्या माइनस लॉग a, तो बस c की जगह पर चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग a। ये आ गया, इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे लॉग वाले टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, तो यहाँ पर ये माइनस है, उधर जाकर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो जब ये प्लस हो जाएगा तो इसको लिख लेंगे लॉग ए। ये माइनस लॉग ए था, ये इधर आकर प्लस हो गया, तो ये लॉग प्लस लॉग ए हो गया, और ये एज इट इज लिखा जाएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ये जो हमारा लॉग चल रहा है यहाँ पर ये बेस में ई लगा होता है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये बेस में ई होता है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई log a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ पर बस log का एक फॉर्मूला लगाना है, log का एक फॉर्मूला होता है log a माइनस log b, जो होता है वो log a अपॉन b के इक्वल होता है। जिन लोग को नहीं पता है ध्यान रखिएगा, log a माइनस log b जो होता है वो log a अपॉन b के इक्वल होता है। वही फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे, तो log a माइनस log b क्या हो जाएगा log a अपॉन a माइनस एक्स, यहाँ पर ये एक्सपोनेंट चल रहा है, इज इक्वल टू के टी। अब इसको बस हम इधर उधर कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, तो के टी इज इक्वल टू हमारी इक्वेशन बन चुकी लॉग बेस ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हमें जो log बेस ई है इसकी वैल्यू रखनी है, और log बेस ई की वैल्यू कितनी होती है, log बेस ई की वैल्यू होती है 2.303 log बेस 10, ये log बेस ई की यहाँ पर वैल्यू है, तो ये हो जाएगा के टी इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, एंड देन k के लिए अगर हमें वैल्यू निकालनी तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यही है हमारी इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहां पर a क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है, a माइनस एक्स क्या है टी टाइम बाद जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो a माइनस एक्स है, टी टाइम है, के रेट कांस्टेंट है, ये आ जाती है k इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। देख लीजिए एक बार ध्यान से किस तरह से ये क्वेश्चन जो है प्रूफ होकर के आई है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। अगर ये नहीं पूछते तो इससे रिलेटेड, इस इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो हम आगे की क्लासेस में सॉल्व करेंगे वो पूछ लिया जाता है। तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपनी जनरल इक्वेशंस को रखा हमने, जनरल इक्वेशन रखने के बाद रेट का फॉर्मूला लगाया। अब क्योंकि जो रेट है वो dx अपॉन dt होता है, और यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 1 है, तो dx अपॉन dt जो है वो k इंटू ए माइनस एक्स की पावर 1 आ जाता है। देन फिर हमने x वाले टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करके बस इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन वाला स्टेप आपको ध्यान रखना है, dx अपॉन ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग ए माइनस एक्स होता है, इज इक्वल टू के का इंटीग्रेशन होगा नहीं, dt का t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। c की वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल वैल्यूज रखनी थी, तो t 0 रख दिया, t 0 पर x की वैल्यू 0 है, ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन पे रखने पर हमें इक्वेशन मिल गई c इज इक्वल टू माइनस लॉग a। देन इसके बाद ये c की वैल्यू हम वापस इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस लॉग ए। फिर लॉग वाले टर्म एक तरफ करेंगे तो माइनस लॉग है, ये उधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का लॉग बन जाएगा, तो लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। इसके बाद हमने लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला बनाया, तो ये हो गया लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, तो के टी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, बस इसको इधर रख दिया, इसको इधर, कोई बहुत बड़ा हमने कुछ उसमें मैथ्स नहीं लगाई है। फिर इसके बाद लॉग बेस ई की वैल्यू रखी जो कि होती है 2.303 लॉग बेस 10, ये वैल्यू जो हम रखेंगे तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये वैल्यू निकल के आती है। दिस इज अवर
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण। अब बचते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक। तो जैसे मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, वैसे ही आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक खुद से रफ कॉपी में करने हैं। मैं चेक करूँगा कल, एंड देन इसके बाद कल हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल पोर्शन। ओके क्लास, थैंक यू।